देखो, कल हमने बताया था उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से कि किस प्रकार से जो नए-नए शब्द बनते हैं। सबसे पहले था, बेटा आवाज सुन पा रहे हो ना सभी? बेटा कल का हमारा टॉपिक था समास के, तो कल हमने बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से किस प्रकार से नए-नए शब्दों का निर्माण होता है, और उसी प्रकार से हमारे समास भी हैं। ठीक है, तो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक स्वतंत्र सार्थक शब्दों पदों के संक्षिप्त रूप को समास कहा जाता है। उपसर्ग, प्रत्यय और समास में अंतर क्या है? देखो, उपसर्ग क्या बनता है कि कोई भी शब्द हमारे पास हो, कोई स्वतंत्र शब्द हमारे पास हो और उसके पहले कोई शब्दांश लगा दिया जाए। ठीक है, कोई शब्दांश उसके पहले जोड़ दिया जाए, तो क्या शब्दांश मतलब शब्दों का एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, हमारा उपसर्ग तैयार होगा। किसी भी शब्द के अंत में, बेटा अपना माइक म्यूट कीजिए सभी बच्चे, बेटा माइक म्यूट कीजिए। उसके बाद आता है बेटा हमारा प्रत्यय। प्रत्यय में क्या होगा कि किसी भी शब्द के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वो हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन समास में क्या है बेटा कि दो शब्द जब परस्पर मिल जाते हैं, उनमें शब्दांश थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब दो शब्द परस्पर मिलेंगे, दो शब्द आपस में जब मिल जाएंगे, तो क्या कहलाएंगे, हमारे समास कहलाएंगे। ठीक है, देखो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं। घोड़े पर सवार युवक राजा का पुत्र है। ठीक है, तो घोड़े पर सवार जो शब्द है उसका हमने बना दिया घुड़सवार। राजा का पुत्र जो है उसको हमने क्या क्या बना दिया, राजपुत्र। ठीक है, तो घोड़े पर सवार यानी कि जो विभक्तियां शब्दों के बीच में आती हैं, विभक्तियां जो शब्दों के बीच में आती हैं उनको हटा दिया जाता है, तो क्या बन जाते हैं, हमारे समास बन जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आगे है हमारा लक्ष्य से हीन और विद्या रूपी धन। तो हमने इनको क्या बना दिया, लक्ष्यहीन और विद्याधन। तो ठीक उसी प्रकार से कुछ और शब्द हैं जिनका हम एग्जाम्पल पहले लेंगे, बाकी समास हम बाद में समझेंगे। जैसे रसोई के लिए घर, स्नान के लिए घर। तो हम प्रत्येक शब्द को ऐसे नहीं बोलते हैं, हम उसकी शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, जैसे रसोई घर, स्नान घर। ठीक है, और पाठ के लिए शाला, यानी कि विद्या के लिए, जो शाला का मतलब होता है घर, विद्या के लिए जो घर होता है हम उसको सिर्फ एक ही वर्ड में लेते हैं, क्या, पाठशाला। ठीक है, हिम के लिए आलय, यानी कि बर्फ के लिए घर जो होता है तो हम उसको सिर्फ हिमालय कहते हैं। तो ये सारे शब्द क्या हैं, हमारे समास हैं। समास अगर हम सीधे शब्दों में समझे तो समास क्या होते हैं बेटा, समास वो होते हैं कि जिनके बीच में से हमारी विभक्तियां, हमारे जो कारक हैं वो हटा दिए जाते हैं, और दूसरे शब्दों में जो दो शब्द होते हैं उन दो शब्दों को जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण जब हम करते हैं। बेटा माइक अपना म्यूट रखें। ठीक है, तो दो शब्द जब आपस में जब मिल जाते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाएंगे, हमारे समास कहलाएंगे। तो दो शब्द आपस में मिले, मान लो रसोई के लिए घर, तो के लिए शब्द को हमने उसमें से हटा दिया, हमने उसमें क्या क्या रखा बीच में, सिर्फ रसोई घर। तो जो रसोई घर शब्द हमारे पास में होगा वो क्या होगा, हमारा सामासिक पद शब्द होगा। सामासिक शब्द मतलब समास का शब्द, जो समास नया शब्द हमारे पास आया है वह सामासिक शब्द कहलाएगा। अब सामासिक शब्द में दो पद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पद क्या होते हैं, क्योंकि एक नया शब्द हमारे इसमें आया है। पद क्या होते हैं, देखो शब्द जब वर्णों से मिलकर बनते हैं तो वो स्वतंत्र होते हैं, वो व्याकरण के नियमों से नहीं बंधे हुए होते। व्याकरण के नियम मतलब यानी कि हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अनेक नियम हमारे होते हैं।
तो जब अकेला शब्द होता है तो हमें नहीं पता कि वो व्याकरण के अनुसार क्या है, वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, वो क्या है, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो वो क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन वही शब्द जब एक से ज्यादा शब्दों के साथ प्रयोग होता है या वाक्य में प्रयोग होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, पद कहलाता है। ठीक है बेटा, पद क्या होते हैं कि जब स्वतंत्र शब्द, जब अकेले शब्द एक से ज्यादा शब्दों के साथ या फिर किसमें वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उसमें जितने भी शब्द वाक्य में प्रयोग हुए तो सारे शब्द क्या क्या कहलाएंगे, हमारे पद कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के पद होते हैं, एक होता है उत्तर पद, एक पूर्व पद। तो इसमें दो ही आएंगे क्योंकि समास क्या है, दो शब्दों के मिलने से बनता है, तो दो ही शब्द इसमें होंगे। तो जो पहला शब्द होगा वो होगा हमारा पूर्व पद, यानी कि हम इसको कह सकते हैं पहला पद। ठीक है, जो दूसरा शब्द होगा वो हमारा होगा उत्तर पद, यानी कि सेकंड पद। तो जैसे रसोई घर, रसोई घर हमारे पास है, तो रसोई घर में क्या होगा, रसोई हमारा पहला पद यानी कि पूर्व पद है और घर हमारा उत्तर पद है। उसके बाद इसी में से अपने बुक में से एग्जाम्पल हम देखते हैं, घुड़सवार। ठीक है, तो घुड़सवार मतलब, घुड़सवार का मतलब क्या होगा बेटा, जो घोड़े पर सवार है। तो घोड़ा क्या होगा, हमारा पूर्व पद होगा, सवार हमारा उत्तर पद हो जाएगा। उसके बाद, उसके बाद होगा बेटा हमारा समास विग्रह। समास विग्रह मतलब, विग्रह का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, यानी कि समास को अलग करना। तो जहां पर भी समास को देखो, जैसे हमारे पास है घुड़सवार, ठीक है, तो उस घुड़सवार में से हम उसको फिर से अलग करते हैं, यानी कि जो कारक की विभक्तियां थी वो उनको कारक की विभक्तियों को हम फिर से लेकर आते हैं। ठीक है, तो उसमें घुड़सवार, घोड़े पर सवार, रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, तो कारक की विभक्तियां जब उसमें आ जाएंगी, हम शब्दों को अलग अलग कर देंगे, तो क्या होगा हमारा समास विग्रह। मतलब जिन विभक्तियों को अलग करके हमने एक शब्द बनाया था, अब हमने क्या किया, उन्हीं विभक्तियों को उनके अंदर जोड़कर हमने शब्दों को अलग अलग कर दिया। तो जब विभक्तियां आ जाएंगी उसमें वाक्य के अंदर, तो क्या होगा हमारा समास विग्रह। विग्रह का मतलब होता है उसको तोड़ देना, उसको अलग अलग करना। ठीक है, और जब वो विभक्तियां हट जाएंगी तो क्या होगा, हमारा सामासिक शब्द बन जाएगा। ठीक है, सामासिक शब्द यानी कि हमारा एक नया शब्द हमारा समास शब्द बन जाएगा। आगे निकालो बेटा, अब हमारे होते हैं समास। तो हमारे समास 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आता है बेटे हमारे समास के भेद। समास किसमें मुख्य रूप से 4 भेद दिए गए हैं, समास के हमारे 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्री समास, और दो हमारा एक होता है इसमें द्विगु समास और कर्मधारय समास। सबसे पहले आता बेटा हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास देखो, सीधी सी पहचान है, अव्ययी भाव यानी कि पहला पद जिसमें अव्यय होगा। ठीक है, पहला पद जिसमें अव्यय होगा वो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, अव्ययी भाव समास बन जाएगा। ठीक है, और अव्यय की पहचान हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि अव्यय होते क्या है। अव्यय होते हैं बेटा देखो, जब भी हम किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं, ये समझने की बात है, ये आगे 10th क्लास तक आपको जो काम में आएंगे बेटा, आपके पद परिचय आएंगे आगे, उसमें भी कई काफी काम में आएंगे, तो इसमें कोई डाउट्स नहीं रहने चाहिए आपके। सबसे पहले हम देखते हैं कि अव्यय होते क्या हैं। जब किसी भी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो कई बार हम उसको लिंग के द्वारा, वचन के द्वारा हम ऐसे उसको चेंज करते हैं। मान लो बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, ध्यान देना इस सेंटेंस पे, बच्चा क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम उसको बहुवचन में चेंज करें, बच्चा के स्थान पर क्या होगा, बच्चे, पढ़ रहा है, क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे बच्चा की जगह क्या हुआ, बच्चे हमने बहुवचन में चेंज किया। ठीक है, तो वहां पे, और लेकिन कक्षा शब्द है, वो कक्षा शब्द वहां पे कक्षा ही रहेगा। अगर हम बहुवचन में उसको यूज करेंगे
तो दूसरे वाक्य में जाकर वो कक्षाएं बन सकता है कि सभी कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कक्षा ही रहेगा। अब ऐसे ही कुछ और शब्द हैं, देखो, राम ऊपर खेल रहा है, राम ऊपर खेल रहा है, ठीक है। राम की जगह हमने अब इसको स्त्रीलिंग में चेंज किया, सीता, सीता ऊपर खेल रही है, सीता ऊपर खेल रही है, ठीक है। तो देखो खेल रहा है, अगर हमने वहां पे स्त्रीलिंग में चेंज किया तो सीता ऊपर खेल रही है, क्रिया चेंज हुई। अगर हम सीता और राम की जगह वे करते हैं, बहुवचन में उसको करते हैं कि वे ऊपर खेल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो ऊपर शब्द है वो चेंज नहीं होगा, जबकि खेल हमारा मूल शब्द है। खेल को हम अनेक शब्दों में जो चेंज, अनेक रूपों में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऊपर शब्द है वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो ऊपर शब्द हमारा क्या हुआ, एक अव्यय शब्द हुआ, अव्यय शब्द यानी कि जो लिंग वचन और काल के अनुसार जो चेंज नहीं होते हैं वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, वो शब्द हमारे अव्यय शब्द कहलाते हैं, जिनके ऊपर लिंग वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी पहचान अव्ययी भाव समास की क्या है, देखो हमने उपसर्ग पढ़े थे, तो किसी भी शब्द में जब पहले उपसर्ग आ जाता है, किसी भी शब्द में जब पहले उपसर्ग आ जाता है तो वहां पर भी वो अव्यय होगा। उपसर्ग आता है लेकिन संपूर्ण शब्द, जैसे आमरण शब्द है, उसमें मरण हमारा मूल शब्द है, आ हमारा क्या होगा, उसमें उपसर्ग शब्द होगा। तो आमरण जब हम पूरे इस शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये चेंज नहीं होगा, ये लिंग वचन और काल के अनुसार ये चेंज नहीं होगा, इसलिए क्या हुआ, हमारा अव्यय शब्द हुआ। तो ये दो पहचान इसकी है, किसी भी शब्द में पहले उपसर्ग आता है वो भी हमारा अव्यय शब्द होता है। अगर फिर भी पहचान ना हो उसकी तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण शब्द को लिंग या वचन के अनुसार चेंज करके देख लेंगे, अगर वो चेंज नहीं होता है तो वो हमारा अव्यय शब्द है। उसके बाद आता है बेटा तत्पुरुष समास। अच्छा, इसमें की जो परिभाषाएं दी गई हैं बेटा आपकी, जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद प्रधान होता है, समस्त पद अव्यय की भांति काम करता है। ये परिभाषाएं आपको याद कर लेनी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि किसी की भी परिभाषा देती है और उसमें पूछ लिया गया कि इसका समास का नाम बताइए, ठीक है। तो ये परिभाषा, पहला पद कौन सा है, दूसरा पद कौन सा है, ये आपको समझा दिया है। उसके बाद आता है बेटा अपना तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण। उत्तर पद यानी कि जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, पहला पद क्या है, वो गौण होता है। गौण का मतलब होता है छोटा, यानी कि उसकी जो संख्या है दूसरे से कम होती है, ठीक है। इसकी एक छोटी सी पहचान है, बिल्कुल आसान सी पहचान है। कारक की विभक्तियां आपने पढ़ी होंगी, कारक की विभक्तियां कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, सारे आपने पढ़ी होंगी। तो कारक की विभक्तियां जिस भी शब्दों के बीच में आ जाएं, कि जब हम शब्दों को अलग अलग करेंगे, समास विग्रह जब हम उनका करेंगे और जिस भी शब्द के बीच में कारक की विभक्तियां आ जाती है वो हमारा तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। तो इसमें जो तत्पुरुष समास के बहुत सारे भेद भी दिए गए हैं, लेकिन वो भेद वही है, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। मतलब जिसके अंदर कारक की जो भी विभक्ति आएगी वह वही समास बन जाएगा। कि जब भी मैं आपको ये पीडीएफ इसकी शेयर करूंगी तो उसमें देखना आप। तो नेक्स्ट है इसकी पहचान कर लेना बेटा, तत्पुरुष समास की छोटी सी पहचान है और परिभाषा तो आपको याद करनी ही है। उसके बाद आता है हमारा द्विगु समास। देखो द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास क्या होता है बेटा, जहां समस्त पद के पूर्व पक्ष में संख्यावाचक विशेषण होता है। एक मिनट बेटा, जहां पर बुक शेयर कर रही हूँ आपके साथ। द्विगु समास क्या होता है, जहां समस्त पद के पूर्व पक्ष में, पूर्व पक्ष में यानी कि पहले संख्यावाचक विशेषण होता है।
संख्यावाचक विशेषण यानी कि शब्द हमारे पास आएगा शब्द में सबसे पहले कोई संख्यावाचक शब्द आ जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा बेटा, हमारा द्विगु समास होगा। लेकिन इसकी एक पहचान और जो स्पेशल पहचान है इसकी वो क्या है कि उसमें संख्यावाचक शब्द तो आएगा ही, लेकिन समस्त पद, पूरा का पूरा पद मिलकर समूह का ज्ञान कराएगा, एक ग्रुप के बारे में हमें बताएगा। क्योंकि जो कई बार संख्यावाचक शब्द होते हैं बहुब्रीहि समास में भी आते हैं, ठीक है, तो इस चीज की आपको पहचान करनी है कि पूरे समूह के बारे में हमें जहां पर बताए, जहां पर संख्यावाचक शब्द आ रहे पूरे समूह हमें बताए, वहां पर क्या होगा, हमारा द्विगु समास होगा। जैसे दो राहा, यहाँ पे समाहार शब्द लिखा हुआ है, लेकिन आप समाहार की जगह समूह भी कर सकते हैं। दो शब्दों का दो राहों का समूह, दो राहों का समूह द्विगु समास। उसके बाद द्विगु दो गौं का समाहार यानी कि दो गौं का समूह, ये क्या होगा, हमारा द्विगु समास। देखो चौमासा, त्रिफला, त्रिवेणी, चवन्नी, तो इसमें सब में क्या है कि शब्द का जो पहला हिस्सा है वो क्या है, संख्या के रूप में आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है बेटा। पहला पद जिसमें संख्यावाची हो लेकिन समस्त पद मिलकर समूह का ज्ञान कराता है, वहां पे क्या होगा, हमारा द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद आता है बेटा कर्मधारय समास। कर्मधारय, देखो जब हमने विशेषण पढ़े होंगे ग्रामर में तो उसमें आया था, विशेषण वाले टॉपिक में ही एक विशेष्य भी होता है। विशेष्य क्या होता है, जिसके बारे में बताया जाए या जिसकी विशेषता बताई जाए। अब किसकी विशेषता बताई जाएगी, किसी भी कर्ता की। मान लो पहले हम विशेषण और विशेष्य ही समझते हैं। मान लो कि हमारे पास सेंटेंस है कि फूल बहुत सुंदर है, ठीक है, तो इसमें विशेषता क्या बताई गई है कि सुंदर है। कौन सुंदर है, फूल सुंदर है, ठीक है, तो किसकी विशेषता बताई गई इसमें, फूल यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कर्ता हुआ, फूल ही हमारी संज्ञा हो गई है और फूल ही हमारा विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, यहाँ पर फूल की विशेषता बताई गई है कि फूल है, ठीक है। तो सीधी सी बात क्या है, सीधी सी पहचान क्या है कि विशेष्य क्या होता है, संज्ञा शब्द जो होते हैं वही हमारा विशेष्य होता है, जो हमारा कर्ता होता है वही हमारा विशेष्य होता है, ठीक है। एक उद्देश्य भी आता है, तो शायद टॉपिक आपने अभी ना किया हो तो उसको अभी रहने दो। तो जो हमारे एक पहचान कर लो कि जो हमारी संज्ञा होती है, ठीक है, या जिसकी विशेषता बताई जाती है वही क्या होगा, हमारा विशेष्य कहलाएगा। अब कर्मधारय पहचान की सीधी सीधी सी पहचान क्या है कि इसमें दो शब्द आएंगे, तो हमें पता है कि समास में दो शब्द ही आते हैं। तो उसमें क्या है कि एक शब्द उसमें संज्ञा शब्द होगा और दूसरा क्या होगा, उसकी विशेषता बताएगा, ठीक है। जैसे नील गगन, नील गगन, नीला गगन, ठीक है, तो इसमें गगन शब्द क्या है, हमारा संज्ञा शब्द है यानी कि विशेष्य शब्द है। और उस नीले गगन की विशेषता क्या है, बताओ। अनम्यूट करके स्टूडेंट बताएंगे कि उस गगन की विशेषता क्या है। यस स्टूडेंट, भवेश यादव। बेटा हमारे पास शब्द है नील गगन, ठीक है, तो नील गगन में गगन की विशेषता क्या है, नील, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या है, नील गगन, इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, नीला, ठीक है। तो यहाँ पे आसमान, गगन मतलब आसमान, उसकी विशेषता क्या है, क्यों नीले रंग का है, ठीक है, तो गगन यहाँ पे क्या होगा, हमारा संज्ञा शब्द होगा यानी कि हमारा विशेष्य होगा। और उसकी जो विशेषता क्या होगा कि उसका कैसा है, नीले रंग का है। तो जहां पर विशेष्य और विशेषण का संबंध बताया जाए, यानी कि एक शब्द आ जाए और एक शब्द बताते हुए आए, तो क्या होगा, हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। उसके बाद आता है बेटा द्वंद्व समास। बहुत ही आसान है, सबसे आसान है, लेकिन इसमें कुछ डाउट्स होते हैं बच्चों के, वो आपको ध्यान रखने हैं। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो,
वहां द्वंद समास होता है। एक देखो छोटी सी स्टोरी आपको बताती हूँ मैं द्वंद समास की, जिसके बाद आप द्वंद समास को कभी नहीं भूलोगे। महाभारत देखी थी सभी बच्चों ने? बेटा महाभारत देखी है आपने सभी ने? महाभारत में जब श्री कृष्ण को लेकर बकासुर के पास जाते हैं, ठीक है, और भीम का और बकासुर का द्वंद युद्ध चलता है। द्वंद युद्ध यानी कि 13 का युद्ध चलता है, और वो उसको उखाड़ कर अलग अलग दिशा में फेंकता है श्री कृष्ण के कहने पर। याद है आपको महाभारत का ये सीन? यस बेटा। तो उसमें वो क्या था, द्वंद युद्ध था उन लोगों का। द्वंद युद्ध के बराबर शक्ति वाले, जब दो बराबर शक्ति वाले लोग के, ओके ओके बेटा, ओके ओके, ठीक है बेटा, मैं रिपीट कर रही हूँ। जब दो बराबर जब दो बराबर शक्ति वाले लोगों के बीच में, जब दो बराबर शक्ति वाले लोगों के बीच है, तो क्या कहलाता है बेटा? वो हमारा द्वंद युद्ध कहलाता है। ठीक है, तो द्वंद समास यहाँ पे क्या होगा कि जब दो शब्दों के बीच में बराबर शक्ति होगी, यानी कि दोनों ही शब्द प्रधान होंगे, वहां पर क्या कहलाएगा? हमारा द्वंद आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो छोटी सी पहचान है, जैसे दाल रोटी, माता पिता, स्वर्ग नरक, हानि लाभ, दुख सुख, यानी कि जिसके बीच में डैश आया हुआ है, और जब हम उसको अलग अलग करते हैं तो उनके बीच में और या शब्द का प्रयोग होता है, हमारे क्या कहलाएंगे? हमारे द्वंद समास कहलाएंगे। देखो मैंने जूम किया हुआ है, सबसे ऊपर जो शब्द आया है वो क्या है? हमारा धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। अब हम देखते हैं बेटा, वापस चलते हैं हम अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास में भी कुछ शब्द ऐसे आए हुए हैं, रातों रात, दिनों दिन, साफ साफ, गांव गांव। ठीक है, इनके बीच में भी डैश आया हुआ है, लेकिन ये क्या है? द्वंद समास नहीं, ये हमारा अव्ययी भाव समास है। तो इन शब्दों की पहचान करनी है। अव्ययी भाव समास की पहचान हमने देखो, जैसे बातों बात, हाथों हाथ, एकाएक, ये हमने शब्द बताए थे, उनकी पहचान क्या था कि आपको क्या करना पड़ेगा? उनका वाक्य में प्रयोग करके देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है बहुब्रीहि समास। टाइम भी आउट होने वाला है, 5-6 मिनट रहती है हमारी। उसके बाद आता है हमारा बहुब्रीहि समास। इस समास में न तो पूर्व पद प्रधान हो और ना ही उत्तर पद हो, बल्कि दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है। पहला पद भी प्रधान नहीं है, दूसरा पद भी प्रधान नहीं है, जबकि दोनों शब्द मिलकर क्या करते हैं? किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, किसी तीसरे के बारे में बताते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। ठीक है, तो उसके जब हम अलग अलग करेंगे, समास विग्रह जब हम करेंगे, तो क्या आएगा? मुरली को धारण करने वाला कौन? श्री कृष्ण। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, किसके हैं तीन नेत्र? शिव के हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है? शिव का है। ठीक है, तो इस प्रकार से शब्द मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करेंगे। अब आपको मैंने बताया था बेटा कि द्विगु समास में सबसे पहला पद संख्यावाची होता है, लेकिन समस्त पद मिलकर समूह का ज्ञान होता है। अब यहाँ पर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें पहला पद संख्यावाची है, जैसे दशानन, षडानन, चतुरानन। ठीक है, तो इसमें क्या है? पहला पद संख्यावाची तो है, लेकिन दशानन हम देखते हैं कि 10 है आनन जिसके, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि 10 है 10 मुखों का समूह, 10 है आनंद जिसके, तो किस में चला जाएगा? बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। और 10 है यस बेटा, ठीक है, तो उसी उसके बाद है चतुरानन, 4 आनंद है जिसके, ब्रह्मा,
चार आननों का समूह, चार मुखों का समूह किसमें चला जाएगा? द्विगु समास में। जब हम उनका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा बेटा कि अगर वो वहां पे समूह आता है तो समूह किसमें चला जाएगा हमारा? द्विगु समास में। और अगर हम वहां पे किसी तीसरे के बारे में बताते हैं तो किसमें आ जाएगा बेटा हमारा? बहुब्रीहि समास में। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है, इस चीज का ध्यान रखना है। ये पीडीएफ और ये शेयर करूंगी बेटा हम आपके साथ है, ये मैं इसकी शेयर करूंगी। एक्सरसाइज मैं आज शेयर करूंगी, आज आपको बस ये बुक का ही रीड करना है। ठीक है, तो आज इसको रीड कर लेना।